बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक्सक्रीशन के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज रन करते हैं, जिसमें बिल्डिंग प्रोसेसेस भी होते हैं और ब्रेक डाउन प्रोसेसेस भी होते हैं। अब इन प्रोसेसेस में जो यूज़फुल प्रोडक्ट बनते हैं वो तो सेल यूटिलाइज़ कर देता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और उनका बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी होता है, तो उन्हें हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ये मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं या रिमूव होते हैं, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज रन करते हैं, तो इस वजह से ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं उसके लिए एसेंशियल है। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाए तो ये बॉडी सेल के लिए टॉक्सिक होता है और अल्टीमेटली इससे सेल डेथ होती है। तो डिफरेंट जो मेटाबॉलिक पाथवेज रन करते हैं या मेटाबॉलिज्म होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसमें डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी रिलीज़ होती है, वाटर रिलीज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। एनर्जी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज हो जाती है। वाटर भी जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उसमें यूटिलाइज हो जाता है। जैसे सेल के अंदर जितने भी प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं वो उसके लिए वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी होती है, तो वाटर भी सेल के अंदर यूटिलाइज हो जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूजुअली एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होती है, तो इसका बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन होती है वो किस तरह से होती है। प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो एज़ कम्पेयर टू एनिमल सिंपल होता है और इसमें सिंपल स्ट्रक्चर्स ही यूज़ होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स। अगर हम प्लांट के गैशियस वेस्ट की बात करें तो डे टाइम में जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का, तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर यूटिलाइज होके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ये ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस अपने लिए यूटिलाइज करता है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वाटर रिलीज़ होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में रिलीज़ हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसको अपने लिए एज अ रिएक्टेंट यूज़ कर रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग नाइट जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिलीज़ हो जाना प्लांट की बॉडी में से ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो ये एज अ रिएक्टेंट उसमें यूज़ नहीं होता। तो इसलिए ये जो ड्यूरिंग नाइट जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है इन प्लांट्स, उसका प्लांट की बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी होता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस 3 स्ट्रक्चर से होता है प्लांट के अंदर: स्टोमेटा, लेंटिसेल एंड क्यूटिकल। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, यानी टोटल ट्रांसपायरेशन का 90% स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसके अलावा लेंटिसल्स होते हैं, जो दरख्तों की बार्क होती है या छाल होती है उसमें ये स्कार लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका भी फंक्शन जो है वो स्टोमेटा से मिलता जुलता ही होता है। इसके थ्रू भी ट्रांसपायरेशन होती है और इसके थ्रू तकरीबन 1 to 2% ट्रांसपायरेशन होती है। स्टोमेटा में और लेंटिसल में ये फ़र्क होता है कि जो स्टोमेटा हैं वो ड्यूरिंग नाइट क्लोज हो जाते हैं, जबकि लेंटिसल जो हैं वो ऑल द टाइम ओपन रहते हैं। इसके अलावा क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन भी होती है, यानी एपिडर्मिस के ऊपर जो वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है
जो उसके थ्रू भी ट्रांसपायरेशन होती है, और इससे जो ट्रांसपायरेशन का जो परसेंटेज है वो 5 to 7% है ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन। यानी टोटल ट्रांसपायरेशन के में जो 5 to 7% है वो क्यूटिकल के थ्रू होती है। इसके अलावा प्लांट की बॉडी से कुछ ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स भी रिलीज़ होते हैं, जैसे गम्स हैं, ऑयल है, लेटेक्स है और राइसिन है। ये प्लांट की बार्क में, स्टेम में और लीफ में स्टोर होते हैं, और जो इनकी बॉडी पे जो पोर्स प्रेजेंट हैं उनके थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। और सम टाइम कोई मैकेनिकल इंजरी अगर प्लांट को होती है तो उस टाइम पे ये प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। ये जब प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं तो इसका एक और फंक्शन होता है कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके अटैक से प्लांट को बचाते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली प्लांट के अंदर वो लीव्स में स्टोर होते हैं, और जब ऑटम सीज़न आता है तो उसमें ये जो लीव्स हैं वो गिर जाते हैं, जिस इस तरह से जो प्लांट है वो इन वेस्ट प्रोडक्ट से जो कि प्लांट की बॉडी में लीव्स में स्टोर हुए होते हैं उससे जो है प्लांट जो है वो छुटकारा पा लेता है। इस वजह से जो लीव्स हैं उनको एक्सक्रीटोफोर्स कहा जाता है। इसके अलावा जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसके थ्रू भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसके थ्रू बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होते हैं। यानी कि जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डिफ्यूजन को एज अ प्रोसेस यूज़ करते हैं टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा एक और टर्म यूज़ होती है जिसको इबॉनिंग कहा जाता है। ये डार्क ब्लैकिश वुड होती है, यानी जो प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जब एक प्राइमरी जाइलम होता है और एक सेकेंडरी जाइलम होता है, जब प्राइमरी जाइलम के अंदर या प्राइमरी फ्लोएम के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल प्रॉपरली नहीं होता, तो उसका जो सेकेंडरी जाइलम जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो जो प्राइमरी जाइलम है उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होते हैं तो उसे इबॉनी कहा जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि 3 मेन चीज़ें हैं जो कि प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होती हैं। एक तो लीफ एज एन एक्सक्रीटोफोर, दूसरा डिफ्यूजन जो कि इक्वेटिक प्लांट्स के साथ यूजुअली रिलेट किया जाता है, और इबोनी यानी कि स्टोरिंग, वेस्ट प्रोडक्ट की स्टोरेज। इसके अलावा प्लांट जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एज अ केमिकल वेपन्स भी यूज़ करते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं जिस टेरिटरी में रह रहे होते हैं उसमें ऐसे हार्मफुल केमिकल रिलीज़ कर देते हैं कि ये किसी दूसरे प्लांट की सीडलिंग को वहाँ पे ग्रो नहीं करने देते। इसमें हमारे पास वॉलनट ट्री की एग्जांपल आती है जिसकी लीव से और रूट से ऐसे टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं जो कि उसकी जो क्लोज स्पेस होती है उसमें किसी दूसरे प्लांट को जो है वो ये ग्रो नहीं करने देते। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल का स्ट्रक्चर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्लांट के मुकाबले में ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब हमारे पास 2 तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन के लिए। एक होती है इजेशन और एक होती है एक्सक्रीशन। इजेशन कहा जाता है कि जो फूड हम खाते हैं या एनिमल के अंदर जो फूड एनिमल जो है वो लेता है उसकी जो ब्रेकडाउन होती है, तो जो एक्स्ट्रा उसके पास जो ऐसी चीज़ बचती है जो कि डाइजेस्टिबल नहीं होती और जो कि बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होती, तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्टूल जो है उसकी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो उसके लिए इजेशन की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। जो एक्सक्रीशन होता है उसमें जो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूजुअली मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं। यानी अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो इसमें जो यूरिनेशन का प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन से रिलेट करता है, और जो रिमूवल ऑफ स्टूल है वो जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो इजेशन से रिलेट करता है।
तो हम मेटाबॉलिक वेस्ट देखते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस से कैसे बनते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स की, जो कि मेटाबोलाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऐसे वेस्ट को कहते हैं जिसका सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन एनिमल लेते हैं अपनी फूड में, जब उस प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो हमें पता है कि जो उसका सेंट्रल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो अमाइनो एसिड होता है। और जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है इन द अमाइनो एसिड और उसके बाद जब अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म होती है तो उसमें से नाइट्रोजन रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें जो यूरिक एसिड है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होता है। जो लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है बॉडी में से वो इस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होती है, जबकि लोअर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीट होती है एज अ केराटिन, ट्राईमिथाइल ऑक्साइड, हाइपोजेंथीन एंड एलेंटोइन। ये जो 4 बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ये डिफरेंट जो हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म से बनते हैं। जैसे केराटिन है और ट्राईमिथाइल ऑक्साइड है, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड, जैसे हमारे पास मिथ्योनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, इनकी कैटाबॉलिज्म से जनरेट होते हैं। जबकि जो हाइपोजेंथीन है और एलेंटाइन है ये प्यूरिन की डिग्रेडेशन से रिलीज़ होते हैं, जैसे हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन की एग्जांपल आती है। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसकी क्या नेचर होती है। यानी हमें पता है कि डिफरेंट टाइप जो एनिमल्स हैं यूजुअली वो डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। यानी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग नेचर ने उसके एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसी हैबिटेट के रेफरेंस से रेगुलेट होते हैं। जैसे अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो है वो एक टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है और ये यूजुअली ऐसे ऑर्गेनिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन उनकी सराउंडिंग में जो है वो ज़्यादा होती है। तो क्योंकि इसको बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होने के लिए ज़्यादा अमाउंट जो है वो वाटर की चाहिए होती है, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को बॉडी में से रिलीज़ होने के लिए तकरीबन 500 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है। अमोनिया के बाद जो नेक्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे वो है यूरिया। वो ऑर्गेनिज़म जो कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, यानी उन्हें बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है, वो यूरिया उनका एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। उनकी बॉडी में अमोनिया पहले यूरिया में कन्वर्ट होता है और उसके बाद यूरिया जो है वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। 1 ग्राम ऑफ यूरिया बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होने के लिए 50 ml ऑफ वाटर रिक्वायर होता है। यूरिक एसिड को स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो अमोनिया है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैसे पहले यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और उसको बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरिया की सिंथेसिस यूरिया साइकिल के थ्रू होती है और ये साइकिल लिवर सेल में और अप टू सम एक्सटेंट रेनल सेल्स के अंदर होता है। जो यूरिया साइकिल है उसके कुछ स्टेप्स लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और उसके बाद के स्टेप्स उसके साइटोप्लाज्म ऑफ द लिवर सेल के अंदर होते हैं। यूरिया साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप आता है उसमें ये है कि जो अमाइन ग्रुप है 2 अमोनिया मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, इनका आपस में रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस,
जिसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट की सिंथेसिस होती है। तो जो यूरिया साइकिल का फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन। तो जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है वो ऑर्निथीन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथीन कार्बोमाइलेज, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो है सिट्रुलिन। सिट्रुलिन के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो है आर्जिनिनोसक्सिनेट, और जो इसका थर्ड स्टेप है वो है सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेट, जो कि आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट स्टेप है आर्जिनिनोसक्सिनेट की क्लीवेज, जो कि आर्जिनिनोसक्सिनेज की मदद से होती है, और आर्जिनिनोसक्सिनेट से दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक आर्जिनिन बनता है और एक फ्यूमेरेट बनता है। आर्जिनिन आगे फॉरवर्ड करता है, जबकि जो फ्यूमेरेट है वो TCA यानी कि क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट होता है और ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। जो आर्जिनिन है वो आर्जिनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इनटू द ऑर्निथीन और यूरिया। जो ऑर्निथीन है वो फर्दर रेडी होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करने के लिए और सिट्रुलिन बनाता है, जबकि जो यूरिया है वो लिवर सेल से किडनीज को पास होता है और वहाँ से यूरिन के थ्रू बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब ये जो यूरिया साइकिल है, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की कि इसके कुछ प्रोसेसेस लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल स्टेजेस इसकी ये हैं कि जो कार्बोमाइल फॉस्फेट रिएक्ट करता है ऑर्निथीन के साथ और सिट्रुलिन बनाता है। तो सिट्रुलिन तक का प्रोसेस जिसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से कार्बोमाइल फॉस्फेट बना, कार्बोमाइल फॉस्फेट और ऑर्निथीन ने रिएक्ट करके सिट्रुलिन बनाया, यहाँ तक का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और उसके बाद वाला प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, क्योंकि उसके लिए जितने भी एंजाइम हैं वो साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होते हैं। यूरिया की सिग्निफिकेंस ये है कि ये बॉडी में से टॉक्सिक अमोनिया को रिलीज़ करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है इसमें, और जो TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, उसकी इंटरमीडिएट की सिंथेसिस होती है थ्रू यूरिया साइकिल, और इसके अलावा सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड आर्जिनिन भी इसके थ्रू सिंथेसाइज होता है। दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूरिया साइकिल के बारे में पूछे जाते हैं। एक ये कि यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? तो वो इस वजह से कहा जाता है कि ऑर्निथीन जो है वो इसका फर्स्ट मेंबर है। दूसरा, जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है वो और यूरिया साइकिल एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करते हैं? तो वो ऐसे लिंक करते हैं कि यूरिया साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के भी इंटरमीडिएट्स हैं, तो इस तरह से ये दोनों साइकिल्स एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। जिस साइंटिस्ट ने क्रेब साइकिल को स्टडी किया था, हेंस क्रेब, उन्हीं ने जो है वो यूरिया साइकिल को भी स्टडी किया। अब जो थर्ड बेस प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बहुत ही कम वाटर सप्लाई जिन ऑर्गेनिज्म को मिलती है उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, और इसको बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होने के लिए 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होने के लिए 1 ml ऑफ वाटर रिक्वायर होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अमोनोटेलिक यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट अमोनिया होता है, वो मोस्टली इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। यूरियोटेलिक वो एनिमल होते हैं जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो यूरिया होता है, जैसे मेमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, शार्क है और बोनीफिश हैं। इसके अलावा यूरिकोटेलिक उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड होता है, जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स हैं और लैंड स्नेल्स हैं। जो यूरिक एसिड है इसके लिए ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, इसमें वाटर कम से कम एक्सक्रीट होता है, लेकिन इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होता है। यूरियोटेली और यूरिकोटेली जो टर्म्स हैं, यानी जो अमाइनो
जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यूरिया में और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारे पास लैंड एनिमल्स के लिए एक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस हैं कि जिस कंडीशन में रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनके वेस्ट प्रोडक्ट नेचर ने उनको अडेप्ट करवाया है विद रिस्पेक्ट टू एक्सक्रीशन। कि अगर अमोनिया उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता तो डेफिनेटली वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करने के लिए ह्यूज अमाउंट जो है वो वाटर की चाहिए होती है जो कि उनको अवेलेबल नहीं थी। तो ये जो है वो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस हैं फॉर द लैंड एनिमल।